Hello everyone, welcome to part 3 HTET Commerce Paper 2023। पीजीटी कॉमर्स पेपर है जो कि हम सॉल्व कर रहे थे। आगे के अगर दो पार्ट देखने हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं एचटेट की हमारे चैनल पे। तो हम लोग कर चुके थे, आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जीके अवेयरनेस। तो इसमें हमारा 61 क्वेश्चन है। इफ ए स्टैंड ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ, अगर जो ए है वो अपने हेड की तरफ खड़ा है और उसका हेड किधर है, वो अपनी हेड की साइड खड़ा है यानी उल्टा खड़ा है, उसका हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट, उसका लेफ्ट हैंड किधर की साइड पॉइंटेड होगा। सो इसका हम डायग्राम बना के देखते हैं। जैसे कि हमारी इस टाइप में कोई डायरेक्शंस होती हैं, उसमें अगर ए जो है वो नॉर्थ की तरफ है, हमारी डायरेक्शन बेसिकली क्या होती है, इधर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, देन ईस्ट और वेस्ट। सो हमारा क्या है, इन्होंने बोला है ए जो है वो उल्टा खड़ा है लेकिन उसका हेड नॉर्थ की तरफ है, तो हम ये कह सकते हैं हेड नॉर्थ की तरफ है तो हेड ऊपर की साइड है। अगर मैं नॉर्थ नीचे कर देती हूँ, हेड किधर की साइड है, नॉर्थ की तरफ है। और हमें ये पता होता है कि जो ईस्ट होता है उसकी तरफ क्या होता है, राइट हैंड साइड हमारा, और जो वेस्ट होता है उधर की तरफ हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें क्या है, ए का हेड नॉर्थ की तरफ है, तो हमें ये बताना है इन विच डायरेक्शन विद हिज लेफ्ट हैंड पॉइंटेड, उसका जो लेफ्ट हैंड है वो किस साइड पॉइंटेड होगा। तो लेफ्ट हैंड उसका किधर की साइड पॉइंटेड होगा, तो अगर वो उल्टा खड़ा है, तो जब भी कोई इंसान नॉर्मली खड़ा होता है तो राइट हैंड की साइड ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड की साइड वेस्ट होता है। लेकिन वो उल्टा खड़ा है, हमें बता रखा है, तो जब उल्टा खड़ा है तो हमारा क्या होगा, जो ईस्ट होगा उधर की तरफ हमारा लेफ्ट हैंड होगा और जो वेस्ट होगा उधर की तरफ हमारा क्या होगा, राइट हैंड होगा, क्योंकि वो रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो उन्होंने बोला है लेफ्ट हैंड किधर की साइड है, लेफ्ट हैंड पॉइंटेड, तो लेफ्ट हैंड है हमारा ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। सो हमारा आंसर है आंसर नंबर 3 जो कि है डायरेक्शन ईस्ट। Now question number 62. Question number 62 is a boat goes 20 kilometer downstream in 1 hour and same distance upstream in 2 hours. The speed of the boat in still water is, तो बोट जो है वो 20 किलोमीटर तो डाउनस्ट्रीम जाती है 1 आवर में, और सेम डिस्टेंस जो है यानी 20 किलोमीटर ही अपस्ट्रीम जाती है 2 आवर में, और हमें स्पीड ऑफ बोट निकालनी है। सो स्पीड ऑफ बोट हम किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, डाउनस्ट्रीम की स्पीड। डाउनस्ट्रीम क्या करती है, बोट जो है वो डाउनस्ट्रीम जाएगी हमारी 20 किलोमीटर, कितने आवर में, 1 आवर में। और ऐसे ही अपस्ट्रीम क्या जाएगी, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कितने आवर में, 2 आवर में, 2 आवर में। तो बोट की स्पीड क्या हुई, डाउनस्ट्रीम हमारी, डाउनस्ट्रीम हुई हमारी 20 किलोमीटर पर आवर, एंड जो अपस्ट्रीम हुई वो हुई, एंड द अपस्ट्रीम इज लाइक 10 किलोमीटर पर आवर। सो जो हमारी डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है उसके अंडर क्या होता है, हमारी अपस्ट्रीम, जो हमारी डाउनस्ट्रीम होती है वो हमारी बोट प्लस स्पीड दोनों की स्पीड से मिक्स होती है, जो हम प्लस करते हैं। और जो अपस्ट्रीम होती है उसमें क्या होता है, हम बोट और स्पीड की डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं। क्योंकि डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, जब हम स्ट्रीम पे जाते हैं तो जो हमारा अपस्ट्रीम और डाउन बोट और जो स्ट्रीम होता है दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो दोनों कवर हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और जो अपस्ट्रीम होता है उसमें क्या होता है, लेस हो जाता है, क्योंकि हमें पता है हम जब ऊपर की साइड जाते हैं तो हमारी स्पीड जो है वो माइनस होती है, कम होती रहती है। सो इसमें क्या है, नाउ स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। सो हमें स्पीड ऑफ स्टिल वाटर निकालना है, तो हम इसी इक्वेशन को फॉलो करेंगे, बी प्लस एस एंड बी माइनस एस। तो बी प्लस एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एंड बी माइनस एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। सो अगर हमें बोट की प्रॉपर स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 20 + 10 / 2।
जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 किलोमीटर पर आवर, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। अ बोट गोes 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 है, जिसमें क्वेश्चन दे रखा है 15 पीपल जो हैं वो एक ग्रुप में हैं, जिसमें से 7 जो है वो हिंदी रीड करते हैं और 8 इंग्लिश रीड करते हैं। जबकि उसमें से 3 स्टूडेंट हैं जो कि दोनों में से कुछ भी रीड नहीं करते, ना तो हिंदी ना इंग्लिश। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समराइज़ करते हैं, जिसमें से मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो 15 स्टूडेंट हैं उसमें से अगर मैं ऑलरेडी 3 स्टूडेंट जो दोनों में से कुछ भी रीड नहीं करते, तो हमें वो स्टूडेंट पता चल जाएँगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों रीड करते हैं। तो 15 में से 3 तो कुछ भी रीड नहीं करते, तो 3 को मैंने माइनस कर दिया। तो जो बचे स्टूडेंट हैं 12, वो या तो हिंदी करते होंगे या इंग्लिश करते होंगे। टोटल 12 हैं जो दोनों रीड करते होंगे। अब मैंने यहाँ पे समराइज़ किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि हिंदी कितने रीड करते हैं, 7 रीड करते हैं, और इंग्लिश कितने रीड करते हैं, 8 स्टूडेंट रीड करते हैं। अब हमारा जो 7 और 8 जिस तरीके से डाटा दिया हुआ है, उसमें 7 प्लस 8 जो है टोटल कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। लेकिन हमारे टोटल हिंदी और इंग्लिश के कितने आने चाहिए, टोटल 12 आने चाहिए। तो मतलब जो 15 और 12 इन दोनों में जो कॉमन स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट को रीड करते हैं। तो यानी अगर मैं 15 में से 12 माइनस कर दूँगी, जितना हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो हमारे स्टूडेंट निकल के आए जो हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रीड करते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है आंसर नंबर 2, 3 स्टूडेंट जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट ए प्लेस ऑन द 7th रो फ्रॉम द बॉटम। तो 35 स्टूडेंट की क्लास है, जिसमें ए जो है वो 7th रो पे है बॉटम में, फ्रॉम द बॉटम, बॉटम में से 7th रो पर है ए, और जो बी है वो हमारा प्लेस है एग्जैक्टली 9th नंबर पे। तो मैंने यहाँ पे नेमिंग गलत कर दी। यहाँ पे जो ए है वो हमारा 7th रो पे है, और जो बी है हमारा वो हमारा 9th रो पे है। तो इसमें क्या है कि हमें ये बताना है, और जो सी है वो एग्जैक्टली बिटवीन द टू। सी जो है वो एग्जैक्टली दोनों के बीच में है, किस नंबर पे, 18 नंबर पे। एंड व्हाट इज द ए's पोजीशन फ्रॉम सी, सी से हमारी ए की क्या पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट बताते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 स्टूडेंट है हमारे टोटल। उसमें से जो ए है वो उसकी पोजीशन क्या है, 9th है। तो 35 में से अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो ए की तो 9th ही पोजीशन रहेगी। लेकिन जो बी की नीचे से 7th पोजीशन है, तो हम ऊपर से अगर उसे काउंट करें तो 35 माइनस 7, ए बी की पोजीशन रहेगी 28 पोजीशन, नीचे से ऊपर से अगर हम काउंट करेंगे तो। और जो सी की है वो तो 18 पोजीशन ही दे रखी है ऊपर से। तो हमें तीनों की ऊपर से जो है पोजीशन पता चल गई है। अ, अब टॉप पोजीशंस, और जो अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज द एज पोजीशन, ए की पोजीशन सी से कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सी की एग्जैक्ट पोजीशन पता करेंगे कि जो हमारा ए है वो सी इज प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन टू। सी जो है दोनों के बीच में है, तो सी की पोजीशन पता करने के लिए हमने क्या किया, जो ए की पोजीशन है और जो बी की पोजीशन है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो जो एग्जैक्टली बीच वाला नंबर आया, तो वो सी की पोजीशन होगी, यानी 18 नंबर। तो सी की पोजीशन क्या है, 18। अब व्हाट इज द ए's पोजीशन फ्रॉम सी, तो यानी 28 जो है हमारा, वो ए की पोजीशन थी। उसमें से सी की पोजीशन अगर हम माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगी कि ए की पोजीशन सी से कितनी है हमारी। तो 28 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 10। सो हमारी जो सी की पोजीशन निकली, वो निकली हमारी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, 10th पोजीशन, जो कि हमारी सी की पोजीशन क्या है, 10th पोजीशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सीईजी इज रिटन एज टीएसआर। एक कोड लैंग्वेज में जो सीईजी है वो किस तरीके से लिखा गया है, टीएसआर के तरीके से। और जो एफएचजे है वो हमारा क्यूपीओ की तरह से लिखा गया है। तो हमें पूछा है कि आई के एम को हम इसी पैटर्न में किस तरीके से लिखेंगे। तो हमने क्या किया, पहले सबके क्या कर दिए, नंबरिंग लिख दी, यानी मैथ्स में इंग्लिश वाला नंबर ये कौन से पोजीशन पर आता है। तो जो सी है वो 3rd पोजीशन पे आता है, यानी ए बी सी 3rd नंबर पे, ई 5th नंबर पे, जी 7 नंबर पे, ऐसे ही टी 20 पे, एस 19 पे और आर 18 पे। एफ जो है वो 6 पे, एच 8 पे और जे जो है वो 10th नंबर पे, क्यू 17 पे, पी 16 पे और ओ 15th नंबर पे।
ऐसे ही आई 9th नंबर पे, के जो है 11th नंबर पे और एम जो है 13 नंबर पे। अब हम इसे पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हैं कि ये पैटर्न क्या चल रहा है। तो इसका पैटर्न जो है वो हमारा क्या चल रहा है कि जब मैंने ये प्लस करने की कोशिश की, तो हमें ये क्या पता चल रहा है कि 20 प्लस 3 क्या आ गया? 23 आ गया। तो यानी फर्स्ट वाले का जो हमारा ऐड है, वो क्या निकला? 23। तो इसमें क्या है कि ऐड करके जो हमारा आंसर आ रहा है, वो आ रहा है आंसर नंबर फर्स्ट वाले का ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 23 आएगा। 20 फर्स्ट वाले का ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 23। ऐसे ही हम जब सेकंड वाले का 5 प्लस 19 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 24। और ऐसे ही थर्ड वाले का जब हमने 7 को ऐड किया 18 से तो हमारा आंसर आया आंसर नंबर 25। तो ऐसे ही इनका 6 प्लस 17 23, 8 प्लस 16 24, 10 प्लस 15 25। तो 23, 24, 25 इस तरीके से हमारे आंसर आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसी पैटर्न को आगे फ़ॉलो किया। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो i है उसका बैलेंस कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, जो j है और जो हमारा k है उसका बैलेंस कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। और जो हमारा m है उसका बैलेंस दिया हुआ है हमारा 13। तो इसी तरीके से अगर मैं 9 में से 23 को माइनस करूँगी क्योंकि हमें दोनों का ऐड कितना लाना है? 23। तो मेरा क्या आंसर आया? 14। ऐसे ही मैंने m को माइनस किया 11 को माइनस किया 24 से क्योंकि हमारा इन दोनों का आंसर आ रहा है 24 सेकंड वाले का, तो हमारा आंसर आया 13। और ऐसे ही 13 को मैंने 25 से माइनस किया तो आंसर आया 12। तो इसकी जो मेरी हमारी इंग्लिश नंबर निकली है वो निकली है हमारी इन्हीं पैटर्न पे एम, एन एंड एल। तो है हमारा आंसर नंबर 4 एम, एन, एल। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आंसर नंबर 4 एम, एन, एल, एन, एम, एल। Now question number 66. Question number 66 है how many meaningful words can be formed with the letter EAML? तो जो EAML है इस वर्ड से हम कितने मीनिंगफुल वर्ड्स को बना सकते हैं? मैंने इस तरीके से बनाए हैं। EAML से हम लोग 3 तरीके की मीनिंगफुल वर्ड को बना सकते हैं। सबसे पहले तो MELE मेल, सेकंड नंबर पे MEAL मील, थर्ड नंबर पे LAME लेम। तो 3 वर्ड्स बन सकते हैं इसीलिए इसका आंसर है आंसर नंबर 3। Now next question, question number 67. The ratio of interior angle to the exterior angle of the regular polygon is 7:2। जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल है एक रेगुलर पॉलीगन का उनका रेशियो दे रखा है 7:2। द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन, पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स हमें नहीं दे रखी। और हमें ये पता होता है जो रेगुलर पॉलीगन होता है और का एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल का जो ऐड होता है वो हमारा 180 होता है। तो हमने क्या किया, जो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल था उनके रेशियो में एक्स लगाया क्योंकि उसकी जो साइड होगी वो इसी प्रोपोर्शन में होगी तो उसका साइड का एक कॉमन नंबर होगा जिसे हमने एक्स मान लिया। तो हमने क्या किया, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल यानी 7x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या कर दिया 180 करा। तो 7x प्लस 2x हमारा टोटल कितना हो गया 9x हो गया इज इक्वल टू 180। और x की वैल्यू इस तरीके से हमें निकल गई 20। तो जो हमारा कॉमन एंगल है वो हमारा 20 डिग्री का होगा। अब इसी तरीके से जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो हमने निकाला। एक्सटीरियर एंगल हमारा 2 था, हमने बताया था 7:2 है, 7 इंटीरियर और 2 एक्सटीरियर। तो जो 2x है, x की वैल्यू हमने ऑलरेडी 20 निकाली थी जो हमने अभी पुट की है। तो 2 इंटू 20 तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकला 40 डिग्री का। तो इंटीरियर एंगल क्या निकले, कैसे तरीके से निकलेगा, नंबर ऑफ साइड्स किस तरीके से निकलेगी, नंबर ऑफ साइड्स होती हैं हमारी 360 डिवाइडेड बाय जितना हमारा एक्सटीरियर एंगल निकला है उससे। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी क्या होंगी 360 डिवाइड बाय 40। तो नंबर ऑफ साइड होंगी साइड 9। तो हमारा आंसर है आंसर नंबर 3 का 9, यानी जो हमारी नंबर ऑफ साइड्स हैं वो है 9। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। इस पूरी नंबर सीरीज में हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है जिसमें से है सीरीज 2, 3, 10, 15 और 26। तो इसमें सीरीज का जो सीक्वेंस है मैंने जो फाइंड किया है उसका है जो हमारा 1 स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर है प्लस 1 है तो ये आया हमारा टर्म फर्स्ट, 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही 2 का स्क्वायर में हम -1 करेंगे तो
हमारा आएगा 3 आंसर, ऐसे ही 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 4 का स्क्वायर, ऐसे ही 5 का स्क्वायर। एक में प्लस करेंगे, एक में माइनस करेंगे, यानी 3 के स्क्वायर में प्लस किया तो हमारा 10 आ गया। ऐसे ही 4 के स्क्वायर में -1 किया तो 15 आया, 5 के स्क्वायर में +1 आया तो 26 आया। तो इसी तरीके से हम पैटर्न को आगे फॉलो करेंगे, जिसमें हम 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर में ऑलरेडी प्लस हमने कर दिया था तो माइनस करेंगे। तो 6 स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू हमारा आंसर आएगा 35। तो है आंसर नंबर 3 35। टाइम जा रहा है नाउ क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, पाइप ए अलोन कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर। जो ए पाइप है वो 8 आवर में टैंक को फिल कर सकता है, और जो पाइप बी है वो किस 6 आवर में टैंक को फिल कर सकता है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर पाइप ए इज क्लोज्ड। अगर दोनों पाइप ओपन है और 2 घंटे के बाद क्या हुआ, पाइप ए जो है हमने बंद कर दिया, देन पाइप बी विल फिल द टैंक इन। हमें बताना है कि जो पाइप बी है वो कितने टाइम में टैंक को फिल करेगा। सो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, पाइप ए कितने आवर में करता है, 8 आवर में फिल करता है। ऐसे ही जो पाइप बी है वो कितने आवर में करता है, 6 आवर में फिल करता है। तो जब मैंने दोनों का हमारा एलसीएम निकाला तो हमारा टोटल एलसीएम आया 24, यानी टोटल टाइम इन्हें 24 आवर लगता है। और इसी तरीके से ए की जो एफिशिएंसी आई वो आई एफिशिएंसी 3 आवर की, वो 3 यूनिट जो है पर आवर फिल करता है टैंक को। ऐसे ही बी जो है वो 4 यूनिट पर आवर टैंक को फिल करता है। अब इसी तरीके से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो उन्होंने बोला है फर्स्ट 2 आवर में दोनों ही पाइप जो हैं वो इक्वल फ्रीक्वेंसी से फिल कर रहे हैं टैंक को। यानी फर्स्ट 2 आवर में क्या होगा, दोनों ही यूनिट चल रही है, यानी 3 + 7 और 3 + 4 = 7 इस तरीके से आ रही है। तो फर्स्ट 2 आवर में तो कितना हमारा जो पानी फिल हो गया है वो हो गया है 14 यूनिट। तो हमें टोटल कितना यूनिट फिल करना है, हमें 24 यूनिट। 14 यूनिट फर्स्ट 2 आवर में फिल हो गया है। 24 में से 14 गए, कितने बचे, 20 यूनिट। कितने बचे हमारे, 20 यूनिट पानी जो है वो हमें फिल करना है, जो कि इस तरीके से हम लोग देखेंगे 24 माइनस 14। तो जो हमारा यूनिट रह गया है फिल करना वो रह गया है 20। अब 20 जो है हमने ए जो पाइप है वो हमने क्लोज कर दिया, यानी ए की कैपेसिटी कितनी थी, 3 यूनिट पर आवर थी। तो जो ए की वो है पाइप हमने वो क्लोज कर दिया, तो जो एफिशिएंसी है वो किसकी काम आएगी, बी की, जो कि है 4 पर आवर। तो इसी तरीके से थर्ड आवर में बी ने, यानी बी का बाकी जो है ए के हटने के बाद बी ने 1 घंटा काम किया तो 4 यूनिट कवर किया, दूसरा घंटा काम किया तो 4 यूनिट कवर किया। हमें कितना यूनिट कवर करवाना है बी से, सॉरी 20 नहीं, हमारा 10 आना चाहिए। यहाँ पे आएगा 10 यूनिट। 10 यूनिट। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि जो हमें 10 यूनिट कवर करने के लिए 4 और 4 आवर तो 2 घंटे का हो गया। अब हमें क्या करना है, जो अभी हमें सिर्फ़ 2 यूनिट काम चाहिए। तो ये 2 यूनिट तो जो बी है वो हाफ एन आवर में कर सकता है। तो इसी तरीके से जो 2 यूनिट है उसने हाफ एन आवर में भर दिया। तो इस तरीके से बी का टोटल आवर कितना हुआ, 4 आवर प्लस हाफ एन आवर, तो हमारे 2 घंटे हुए। यानी 2 एंड हाफ आवर जो है वो इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर, फर्स्ट आवर में बी ने 4 यूनिट फिल किया, सेकंड आवर में 4 यूनिट फिल किया और थर्ड आवर में उसने हाफ यूनिट फिल किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ सर्टेन पैटर्न ऑफ 38 into 15 is equals to 38, 62 into 19 is equals to 7, 91 is equals to 7 और 74 into 81 is equals to 29। तो हमें सेम पैटर्न फॉलो करते हुए बताना है कि 47 into 33 क्या होगा। तो इस पैटर्न को अगर हम गौर से देखेंगे तो 38 into 15 जो है 32 दे रखा है, लेकिन वो एक्चुअल में इंटू करके 32 नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। तो 38 को 83 लिखेंगे और 15 को 51 लिखेंगे, तब उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32। इसी तरीके से सभी पैटर्न को हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। 62 इंटू 91 को क्या करेंगे, 62 इंटू 91 इज इक्वल टू 7। ऐसे ही उसे लिखेंगे 26 माइनस 19 इज इक्वल टू 7, आंसर आएगा। ऐसे ही 74 इंटू 81 जो है हमारा वो आएगा इज इक्वल टू 29। और जो हमारा 47 इंटू माइनस 18 जो होगा वही हमारा 29 आंसर आएगा। इसी तरीके से 47 इंटू 33 का पैटर्न क्या बनेगा, 47 को हम 74 लिखेंगे और 33 को 33 रिवर्स करके भी सेम आएगा।
तो उसका आंसर आएगा 41 तो हमारा आंसर है आंसर नंबर 2 41